हाँ भाई पटवारियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलो, आज का टॉपिक है अपना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। कई बोलते हैं सर सबसे पहला टॉपिक होता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बट मैं कहता हूँ नहीं, ये सबसे लास्ट चैप्टर होता है अपना। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूँ, अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन करवाऊँ थोड़ा सा, है ना, इंट्रोडक्शन। जी सारी रामायण देख ली, फिर सुबह उठ के बोला सीता किसका बाप था, वह कहानी हो रही है। पूरा कंप्यूटर पढ़ लिया, अब बोलो जी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन की बात यही है, सिर्फ इतनी सी, जो आपका कंप्यूटर शब्द है, जो आपका कंप्यूटर वर्ड है, यह किस भाषा से ड्राइव किया गया है। यही बेसिक प्रश्न भी एक बार पूछा गया था लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा का वर्ड है कंप्यूटरे। कंप्यूटरे, कंप्यूटरे वर्ड है एक लैटिन भाषा का। इट मीन्स, इसका मतलब क्या बनता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों गणना करना, या फिर आप बोलो कैलकुलेशन करना। क्या करना? कैलकुलेशन करना। गणना करना या कैलकुलेशन करना, इसका अर्थ है। और यहीं से हमने शब्द ड्राइव किया है कंप्यूटर। ठीक है जी। इस प्रकार आपने देख लिया, लैटिन भाषा का शब्द है और कंप्यूटर वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है क्या? कैलकुलेशन करना। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? सबसे पहले अगर हम बात करें, आज से लगभग 5000 साल पहले, या फिर मैं कहूँ 3000 ईसा पूर्व की बात है, चाइना के अंदर। कहाँ पर? चाइना के अंदर एक डिवाइस बनाया गया जिसको नाम दिया गया एबेकस। ठीक है, एबेकस एक डिवाइस बनाया गया। यह डिवाइस कैसा था? एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। कैलकुलेटिंग मशीन थी, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, एबेकस नामक एक डिवाइस, एक यंत्र बनाया गया जो क्या काम करता था? जो केवल आपका जमा और घटा, केवल दो ही फंक्शन परफॉर्म करता था, जमा और घटा करने के लिए, या मैं बोलूँ कैलकुलेटिंग करने के लिए। क्या बोलोगे? कैलकुलेटिंग करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कैलकुलेटिंग, दैट्स वाई एबेकस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। एबेकस को ही आप क्या कहते हो? प्रथम गणना करने वाली मशीन, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस या मशीन। जो भी आपको अच्छा शब्द लगे आप ले लेना। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये था थोड़ा सा इतिहास भाई, सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई। अभी देखो, ये एक ऐसा गणना करने का यंत्र था जिससे आप केवल केवल क्या कर सकते थे? दो ही फंक्शन, जमा और घटा करने का काम इससे कर सकते थे। इससे ज़्यादा कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता था। नाउ धीरे धीरे इस चीज़ों का विकास होता है। ये तो बहुत पुरानी सालों की बात होगी ना। अब हम आ जाते हैं आधुनिकता की बात, आधुनिकता के ऊपर। आधुनिकता के ऊपर जब हम आते हैं तो टिम क्रेनमर नामक व्यक्ति ने एक एबेकस नामक यंत्र और बनाया जिसको नाम दिया गया क्रेनमर एबेकस। क्या बोले? क्रेनमर एबेकस। समझे? क्रेनमर एबेकस किसके द्वारा बनाया गया था? टीम क्रेनमर के द्वारा बनाया गया था, बाद में एबेकस के नाम पे ही। और मैं बात करता हूँ अगर एबेकस की, इसकी क्रेनमर एबेकस की, तो यह आपका नेत्रहीनों के लिए बनाया गया था भाई। किसके लिए? जो आपके ब्लाइंड पर्सन है, नेत्रहीन है, उनके लिए बनाया गया था। और आपका क्रेनमर एबेकस जमा कर सकता था, घटा कर सकता था, गुणा, भाग, और हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता था। कौन? टीम क्रेनमर के द्वारा बनाया गया क्रेनमर एबेकस। ठीक है, ये कहानी है एबेकस की। मैंने बता दिया फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस या फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन किसको कहा जाता है? एबेकस को कहा जाता था। नॉर्मल बातें सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1617 ईस्वी के अंदर, 1617 ईस्वी के ऊपर आ जाओ, नोट डाउन कर लेना भाई, इसको कर लो, नोट डाउन कर लो एक बार।
कर लो नोट डाउन। और अगर एक बात और मैं बताऊं तुमको, जो आपका अबेकस है, जापान में इसको किस नाम से जाना जाता है? शोरोबान। जापान में इसको शोरोबान के नाम से जाना जाता है, अबेकस को ही। ठीक है, जापानी भाषा में इसको शोरोबान कहते हैं। हो सकता है कभी पूछ ले तो याद रख लेना। नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट। अपना जो अगला कंप्यूटर है या अगली जो मशीन बनाई गई थी 1617 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, 1617 ईस्वी के अंदर नेपियर्स बोन ने, सर जॉन नेपियर ने एक मशीन बनाई जिसको नाम दिया नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन, क्या बोलेंगे? नेपियर्स बोन, या इसी को आप क्या कहते हो? नेपियर्स, दूसरा नाम क्या है? नेपियर्स लॉग्स एंड बोन। ठीक है, बोन्स, नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स, इसी का दूसरा नाम है। कब बनाया गया था? 1617 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा? सर जॉन नेपियर, सर जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया था। दूसरी बात, यह भी एक एडिंग मशीन थी, एडिशन करने वाली मशीन थी ये भी। ठीक है, तीसरी बात, सर जॉन नेपियर ने ही किस चीज़ का निर्माण किया था भैया? सर जॉन नेपियर ने ही लोगोरिथम का निर्माण किया था। जो आप पढ़ते हो ना आज लोगोरिथम, लोगोरिथम का निर्माण अगर कभी पूछ ले जिंदगी में तुमसे कि किसने किया था, तो सर जॉन नेपियर ने लोगोरिथम का निर्माण किया था। दैट्स वाई इसके द्वारा जो मशीन बनाई गई, जो एडिशन मशीन बनाई, उसका नाम क्या पड़ा था? नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। ठीक है, नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। ये बात होगी 1617 ईस्वी की। नाउ आगे देखो फिर 1642 ईस्वी के अंदर, 1642 ईस्वी की बात है। सर ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल, सर ब्लेज पास्कल ने एक मशीन बनाई जिसका नाम क्या रखा गया? पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर। इसी पास्कल कैलकुलेटर को आप पास्कल लाइन के नाम से भी जानते हो, पास्कल लाइन। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको? पास्कल लाइन। पास्कल लाइन या पास्कल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर एक ही चीज है। ये थोड़ा एडवांस था। ये क्या था? थोड़ा एडवांस था भाई। बाकी पीछे जितने भी मशीन बनी थी, एडिशन मशीन, जो भी कैलकुलेटिंग मशीन बनी थी, उनमें सबसे एडवांस कौन सा था? उनमें एडवांस था आपका ये ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया पास्कल लाइन। और पास्कल लाइन से आप जमा, घटा, गुणा, भाग तो कर ही सकते थे, साथ ही साथ ये पोलिनोमियल इक्वेशन को भी हल कर सकता था। पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशंस को भी हल कर सकता था। और पोलिनोमियल से मेरा मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी प्रकार से होती पोलिनोमियल इक्वेशन। जैसे कि x की पावर 6 प्लस 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस टाइप की जो आपकी इक्वेशन होती थी, लंबी लंबी पोलिनोमियल इक्वेशन, उनको भी हल करने में काम आता था आपका पास्कल लाइन। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। और पास्कल लाइन देखो ये भी बहुत सक्सेसफुल रहा था। दैट्स वाई सर पास्कल के नाम पर हमने एक लैंग्वेज का नाम भी रख दिया, पास्कल लैंग्वेज। पढ़ते हो ना आप लोग? पास्कल लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इन्हीं के नाम पर रखी गई है पास्कल लाइन। पास्कल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, पास्कल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज का नाम सर पास्कल को ट्रिब्यूट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए रखा गया था। ये सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल उंगलियों के ऊपर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं फिर। कर दो साफ इसको। इसके बाद देखो भाई, ये बात होगी आपकी 1642 की। नाउ 1673 के अंदर, इन द ईयर ऑफ 1673, 1673 ईस्वी के अंदर लेबनीज कैलकुलेटर बनाया गया। कौन सा कैलकुलेटर? लेबनीज कैलकुलेटर। 1673 ईस्वी के अंदर लेबनीज कैलकुलेटर।
जो आपका लेबनिज कैलकुलेटर था ये बनाया गया था सर लेबनिज के द्वारा, सर लेबनिज के द्वारा। लेबनिज कैलकुलेटर यह एडवांस वर्जन था। किसका एडवांस वर्जन था? इट इज एडवांस वर्जन ऑफ पास्कल लाइन। इट मीन्स पास्कल लाइन में ही कुछ सुधार करके पास्कल लाइन को ही एडवांस फीचर देके कौन सा आपका कैलकुलेटर बनाया गया था? लेबनिज कैलकुलेटर, सर लेबनिज के द्वारा 1673 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी इतनी अपने को लेनी नहीं है, कैसे काम करते थे, बस इतना याद रख लो कि कौन सी ईयर में बनाएगा, किसके द्वारा बनाएगा, और क्रम याद कर लेना। ठीक है, यहाँ से भी देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से भी कई बार एक पर्सन पूछ लेता है, सो दैट इसको आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ एडवांस वर्जन किसका था? पास्कल लाइन का था 1673 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो हम मूव करते हैं 1801 ईस्वी के अंदर। 1801 ईस्वी के अंदर आपका बनाया गया था एक लूम। कौन सा कंप्यूटर? लूम कंप्यूटर। लूम क्या था भैया? लूम एक वेविंग मशीन थी। वेविंग मशीन थी एक। वेविंग मशीन मतलब यार ये मशीन आपकी काम आती थी किसके लिए? कपड़े बुनने के लिए। ठीक है, कपड़े बुनने के लिए काम आती थी। इसके अंदर किसका यूज किया गया था? इसके अंदर लूम के अंदर देखो गियर एंड शाफ्ट का यूज किया गया। गियर एंड शाफ्ट जो आगे चलकर डिफरेंस इंजन में भी यूज किए जाएंगे। गियर्स एंड शाफ्ट तो आपको पता ही होगा। गियर्स एंड शाफ्ट आगे चलकर किसके अंदर यूज किए जाएंगे? आपके डिफरेंस इंजन जो कौन बनाएंगे? जो आपके सर चार्ल्स बेबेज बनाने वाले हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज भी गियर और शाफ्ट का यूज करके डिफरेंस इंजन का निर्माण करेंगे। और डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के कारण ही आपको पता होना चाहिए उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है भैया फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जोसेफ जैकवार्ड। हाँ जी, जोसेफ जैकवार्ड। ये बना किसके द्वारा गया था? सर जोसेफ जैकवार्ड। सर जोसेफ जैकवार्ड। दैट्स वाई इसको, इस लूम को हम और क्या कहते हैं? जैकवार्ड्स लूम के नाम से भी जानते हैं। जैकवार्ड्स लूम। जैकवार्ड्स लूम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई। बात आती है 1822 ईस्वी की। 1822 ईस्वी के अंदर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। ये अभी तक सारे क्या करते थे भैया? कुछ एडिशन कर का काम करते थे, कोई सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, गुणा भाग का। ठीक, अभी तक इतना ही काम परफॉर्म किया जा रहा था। बट अगर हम बात करें 1822 ईस्वी के अंदर, 1822 की बात है, चार्ल्स बेबेज किसका निर्माण किया? डिफरेंस इंजन का। डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा। डिफरेंस इंजन भी आपकी पहली क्या थी? हम कह सकते हैं एडवांस कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये क्या थी? एडवांस कैलकुलेटिंग मशीन थी। आप इसको मैकेनिकल डिवाइस भी कहते हो। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। लेकिन ये जो आपका डिफरेंस इंजन था भैया, ये फेल हो गया था। डिफरेंस इंजन आपका फेल हो गया था। गियर और शाफ्ट इसके अंदर यूज किए गए थे, और गियर और शाफ्ट आपके भाप से चलते थे, है ना? स्टीम जिसको बोलते हो, भाप से चलते थे गियर एंड शाफ्ट। सो ये था एडवांस वर्जन था थोड़ा सा, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं लेनी है। लेकिन ये इंजन आपका फेल हो गया। ये इंजन आपका फेल हो गया। अगर फेल होगा तो क्या होगा? बताओ, फेल होगा। अरे कोई चीज़ अगर फेल होगी ना तो ये लोग हार नहीं मानते थे। हमारी तरह नहीं है कि एक पेपर हमसे नहीं निकला तो बस छोड़ दिया थी यार। समझ रहे हो बात को? नहीं, जब एक पेपर अगर नहीं निकला है, हम असफल हो गए हैं, तो उन जो हमारी असफलता के कारण हैं, जो हमारे रीजन हैं, उनके पीछे उनको आप नोटिस करो, और अगले जो सेशन आता है, अगली जो भी एग्जाम आता है, उसके अंदर उन गलतियों को मत दोहराओ। ठीक है, यही ये लोग करते थे, इनसे कुछ सीखो। ये क्या करते थे? एक चीज़ अगर फेल हो गई तो दूसरी चीज़ जब बनाते थे, देखते थे पिछले वाली में हमने कौन सी गलतियां की हैं, कौन सी चीज़ें हमने ऐड नहीं की, या कौन सी चीज़ें ऐड की जिसके कारण ये फेल हुई। समझ रहे बात को? तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। मान के चलो आज यदि हम किसी कारणवश फेल हो जाते हैं, है ना? असफलता जीवन का एक हिस्सा है,
उसको स्वीकार करना सीखो, है ना। हरिवंश राय बच्चन पढ़ा होगा ना आपने, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ठीक है, इस प्रकार से हमें जीवन में भी आगे बढ़ना है। इस प्रकार इन्होंने भी, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था 1833 ईस्वी के अंदर, देखो 10 सालों के बाद 1833 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, जो कि आपका सबसे, हम कह सकते हैं, सक्सेसफुल कंप्यूटर रहा था, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंप्यूटर रहा था एनालिटिकल इंजन। बट एक चीज़ और समझनी होगी भैया, अभी देखो कंप्यूटर तो बना दिया इन्होंने, ये कंप्यूटर बना दिया इन्होंने, बट कंप्यूटर को बनाने के बाद इसको रन करवाने के लिए, इसको ओपन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रोग्राम की। बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देशों का समूह होता है प्रोग्राम। अभी उस निर्देश दिए जाएंगे तभी तो काम करेगा। मशीन आपकी केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करती है, और इंस्ट्रक्शंस के समूह को, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। सो दैट विदाउट एनी प्रोग्राम कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन काम नहीं करती है। हम ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है कि अपने आप ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण तो कर दिया, बट इसके लिए प्रोग्राम किसने बनाया था? इसके लिए प्रोग्राम बना था लेडी एडा अगस्टा ने, लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, लेडी एडा अगस्टा से मिले थे एक बार, जो कि आपकी जो लॉर्ड ब्रायन है, बहुत फेमस कवि हैं, उनकी बेटी थी, उनकी डॉटर थी, इनसे मिले और इन्होंने ऐसे ऐसे बताया भी, ऐसे ऐसे मैंने क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए प्रोग्राम मैं लिखूंगी। तो सो दैट इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था किसके लिए? एनालिटिकल इंजन के लिए, तब जाके सक्सेसफुली काम कर पाया था। दैट्स वाई लेडी एडा अगस्टा इज आल्सो नोन एज फर्स्ट प्रोग्रामर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे पहली प्रोग्रामर किसको जाता है? किसका श्रेय, इसका श्रेय किसको जाता है? लेडी एडा अगस्टा को। और इन्हीं को ट्रिब्यूट करने के लिए इनके नाम पर एक लैंग्वेज का नाम भी रखा गया, एडा लैंग्वेज। एडा भी क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। एडा लैंग्वेज होती है ना, जैसे पास्कल होगी आपकी, एडा हो गई, फोर्ट्रान है, कोबोल है, ये समथिंग जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनमें गिनी जाती है एडा लैंग्वेज, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है सीखने के लिए। सो दैट लेडा मैंने बता दिया, नॉट लेडा, दैट इज लेडी एडा अगस्टा, ठीक है। इन्होंने बनाया था इसके लिए फर्स्ट प्रोग्राम। ये बात समझ में आई? इंस्ट्रक्शन का ग्रुप, इंस्ट्रक्शन का समूह, इसको आप नोट डाउन करो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो एनालिटिकल इंजन है आपको, इसी को संसार का सबसे पहला मैकेनिकल इंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकेनिकल इंजन। मैकेनिकल इंजन या मैकेनिकल कंप्यूटर बोलेंगे, मैकेनिकल कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल कैलकुलेटर भी बोल सकते हो आप, या कंप्यूटर भी, ठीक है। दोनों नाम याद रख लेना, मैकेनिकल कैलकुलेटर आ जाए या मैकेनिकल कंप्यूटर आ जाए तो कौन आ जाएगा आपका? एनालिटिकल इंजन। सो दैट इतनी सफलता के बाद इसने देखो एक क्रांति का काम किया था अपनी जो आईटी इंडस्ट्री है। दैट्स वाई द चार्ल्स बेबेज इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन अगर तुमसे कभी पूछ ले कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाएगा? आधुनिक कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर, आराम से, ठीक है। यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग याद रख लेना। प्रश्न दो बनते हैं यहाँ से। अगर तुमसे डायरेक्ट पूछे फादर ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन में चाहे ये भी मिले, लेकिन किसको करके आओगे आप? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन अगर आपसे पूछे यार कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता, तो एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। समझ गए बात? तो ये थोड़े से आपके बेसिक हैं, यहाँ से ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर भी नहीं लगा रहा। हाँ, हालांकि एक एक दो परसेंट का यहाँ से हमको बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलें आगे, इसके बाद देखते हैं भाई। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद एक मशीन बनाई गई थी, टैबुलेटिंग मशीन। ये बात थी आपकी 1833 की। 1890 के ऊपर आ जाओ।
1890 में एक मशीन बनाई गई, टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन या टैबुलेटिंग कंप्यूटर, दोनों नाम मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कहीं जगह पर मशीन लिखा मिलेगा, कहीं किसी साइट पे सर्च करोगे, किसी किताब में सर्च करोगे तो कंप्यूटर लिखा मिलेगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन न हो, इसीलिए दोनों नाम लिखवा देता हूँ, टैबुलेटिंग मशीन या टैबुलेटिंग कंप्यूटर। ठीक है भाई। अच्छा, ये किसके द्वारा बनाया गया था? 1809 में हरमन होलीरथ के द्वारा। हरमन होलीरथ, हरमन होलीरथ के द्वारा 1890 ईस्वी के अंदर टैबुलेटिंग मशीन या टैबुलेटिंग कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। और इस मशीन में इन्होंने पंच कार्ड का यूज किया। किसका? पंच कार्ड का। डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया था। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि पंच कार्ड के निर्माता भी कौन है? हरमन होलीरथ। 1890 ईस्वी के अंदर ही हरमन होलीरथ ने पंच कार्ड का निर्माण किया था। ठीक है। और पंच कार्ड का यूज किया जाता है इनपुट डाटा को स्टोर करने के लिए, या आप कहोगे जी मेमोरी को स्टोर करने के लिए, इनपुट देने के लिए किसका यूज करते हैं? पंच कार्ड्स का यूज करते हैं। 1890 में बनाया गया था। ठीक है। बार बार मैं बताता हूँ आपको, ऑफलाइन जो आपकी ऑनलाइन क्लासेज हैं वहाँ पर भी जब भी जिक्र आता है तो मैं इसका जिक्र जरूर करता हूँ। ठीक है। हरमन होलीरथ 1890 ईस्वी, टैबुलेटिंग मशीन, टैबुलेटिंग कंप्यूटर या फिर पंच कार्ड। ठीक है। यहाँ तक की बातें याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दैट ये जो पंच कार्ड है आपका, ये आगे चलकर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में भी यूज किया गया था। ठीक है। यहाँ से जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो डिवाइस बनाए जा रहे हैं, ये सारे डिवाइस आगे चलकर इनका जो भी मैकेनिज्म था, जो भी कॉन्सेप्ट था, आगे चलकर इनका बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। तभी हम जाके इतने इवोल्व हो पाए हैं। समझ रहे हो? आज देखो कितनी फास्ट स्पीड है अपनी, कितनी फास्ट स्पीड है और कहाँ तक पहुँच गए हैं। कंप्यूटर के ही बदौलत, एक कंप्यूटर ही ऐसी चीज़ है, इसी की बदौलत आप आज धरती से चांद के ऊपर, आज धरती से मार्स के ऊपर, और धरती से आप सूर्य के ऊपर भी आज चले जा रहे हो। ठीक है। पता ना तुम्हें? सोलर मिशन, नासा का जो सोलर मिशन है, जो सबसे स्पीड, सबसे फास्टेस्ट है, इस संसार की सबसे फास्टेस्ट मशीन अगर तुमसे पूछे तो नासा के द्वारा बनाया गया सोलर मिशन है, जो अभी कहाँ पर रनिंग में है, जो हमने जो कि लॉन्च कर दिया है। हमने मतलब ह्यूमन बींग्स ने, नासा ने लॉन्च कर दिया है और सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। उसकी स्पीड मुझे तुम लोग बताना कि कितनी स्पीड है उसकी। ठीक है। स्पीड चेक करना उसकी स्पीड कितनी है। सबसे आज तक का, संसार का आज तक का सबसे तेज गति से चलने वाला मशीन या डिवाइस या सैटेलाइट है आपका, जो नासा ने भेजा है, चंद्रयान, नॉट चंद्रयान, सूर्य के ऊपर। ठीक है। सूर्य की जो सतह है उसकी जो है क्या कहते हैं, स्टडी पर्पज के लिए, स्टडी करने के लिए, वो देखो सूर्य के ऊपर उतरेगा नहीं, सूर्य के ऊपर उतरेगा नहीं, बस वो क्या करेगा, उसके ऑर्बिट में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। ठीक है। उसके ऑर्बिट में उसको लॉन्च किया है। ओके, तो ये बातें थी भैया टैबलेटिंग मशीन के बारे में। नाउ 1890 की बात होगी है। ठीक है। अभी देखो बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी एडवांस वर्जन की। 1944 ईस्वी के अंदर, 1944 के अंदर आपका पहला कंप्यूटर एक और बनाया गया था, मार्क 1। कौन सा बनाया? मार्क 1। हालांकि ये मेरे को उसमें करवाना चाहिए आपको जनरेशन में, बट फिर भी इसको मैं यहीं पे करवा देता हूँ। मार्क 1 एक कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा? सर हॉवर्ड के द्वारा। सर हॉवर्ड एइंक जो भी है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, सर हॉवर्ड एइंक के द्वारा। और प्लस में इनके साथ IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर, USA बेस्ड कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इन दोनों ने मिलकर मार्क 1 प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था। और इस मार्क 1 को आप कहते हो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। क्या बोलते हो जी? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक, 1944 ईस्वी के पास बना था मार्क 1। मार्क 2 भी है, इसका वर्जन अभी अपग्रेड हो चुका है, बट अपने को ये याद रखना किसके द्वारा? सर हॉवर्ड एइंक या फिर IBM के द्वारा। IBM कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? विद्युत मैकेनिकल कंप्यूटर। नाम याद रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इज मार्क 1, 1944। ये सारी की सारी जानकारी तुम्हें अपनी उंगलियों के ऊपर याद होनी चाहिए भाई। समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छी जानकारी है। चले आगे, मैं इसको साफ कर दूं। कहाँ गया मेरा? ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश। इसी के साथ देखो 1945 में हम बात करें सर जॉन वॉन न्यूमैन। 1945 ईस्वी के अंदर सर जॉन वॉन न्यूमैन
ने एक कॉन्सेप्ट ड्राइव किया। कौन सा कॉन्सेप्ट ड्राइव किया? मेमोरी स्टोर कॉन्सेप्ट, मेमोरी स्टोर्ड कॉन्सेप्ट, मेमोरी स्टोर्ड कॉन्सेप्ट। मतलब जो आपने इनपुट मेमोरी दी है, जो इनपुट डाटा आपने दिया है, वो एक प्रकार से हम कहते हैं ना कि जो आपने डाटा इनपुट दिया है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है। आज की अगर हम बात करते हैं, आप बोलोगे जी प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो जो डाटा आप दे रहे हो है ना, और प्रेजेंट में जब आप उसको यूज कर रहे हो तो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? रैम के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये किसके द्वारा ड्राइव किया गया था? ये कॉन्सेप्ट आपका सर जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, सर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1945 ईस्वी के पास 1945 में ये जो मेमोरी स्टोर्ड कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? सर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। आगे चलकर फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज कर लिया था, समझ रहे बात को। और मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया था मेमोरी को स्टोर करने के लिए। आगे बताऊंगा मैं, अगर अपना वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक की कहानी आपको याद होनी चाहिए, कर्म के अंदर याद होनी चाहिए, ठीक है? कर लोगे इतना तो कर ही सकते हो ना। और बहुत कुछ ज़्यादा भी मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अपने लिए है वही अपने को करना है। बाकी बहुत सारी जानकारी है इसके अंदर, बहुत से इवोल्यूशन हुए थे, बहुत सारी मशीनें बनी थी, बट जो अपने लिए रेलिवेंट हैं उन्हीं को पढ़ेंगे भाई, ठीक है? नहीं समझे बात को? जो अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव में रिलेवेंट हैं उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं टू दी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। किसके ऊपर करेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर हम लोग मूव करने वाले हैं, ठीक है भाई? हेडिंग डालो आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप हिंदी में कहते हो भी पीढ़ियां। अभी जनरेशन से मेरा मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं जनरेशन की, तो देखो शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन एक ऐसा पीरियड, एक ऐसी साल, उस साल से हम मान सकते हैं कि कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, नॉट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, क्रांति आ गई थी। कंप्यूटर इतने एडवांस हो गए थे, एडवांस देखो नहीं हुए थे, बट ऐसा कंप्यूटर हमने बना लिया था भाई जो हमारी आसान जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, और हम कह सकते हैं ना कि जो भी फंक्शन हम करवाना चाहें वो नीड कर सके, पूरा कर सके, हमारी नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है? इस प्रकार से हम कहते हैं कि 1940 की साल है। 1940 का जो ईयर है, 1940 का ईयर था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। उसी टाइम पे कंप्यूटर की जो है ना मानी जाती है क्या? जनरेशन की पहली शुरुआत मानी जाती है। तो फर्स्ट जनरेशन, हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी की अगर शुरुआत अगर पूछे तो 1940 से 1956 तक मानी जाती है। अभी पहले एक चीज़ मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, आप कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में अगर 100 किताब उठाओगे तो ये डेट अलग अलग मिलेगी, 100 डेट मिलेंगी तुमको, ठीक है? अगर तुम 100 बार सर्च करोगे तो वहाँ पर भी तुम्हें अलग चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, जहाँ से मैंने पढ़ा है, जिन भी टीचर से मैंने पढ़ा, जिन गुरुजन से मैंने पढ़ा, उन्होंने मेरे को यही बताया था 1940 से 1956, ठीक है? और यही बात उन्होंने बोली थी कि पहली बात तो ये जो डेट है कभी ज़िंदगी में आपसे नहीं पूछेगा। मान ले बाई चांस पूछ भी ले तो नज़दीक की डेट बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो 40 से 56 और कई बार मिलता है 42 से 55, 1942 से 1955, दोनों डेट मैंने आपको बता दी है जो इंपॉर्टेंट आपको कई बार मिलती हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी जनरेशन की शुरुआत हो गई, 1956 तक चला था ये जनरेशन, फर्स्ट पीढ़ी। फर्स्ट पीढ़ी के जो जनरेशन के कंप्यूटर थे, पहली बात तो उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। किनका? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, ठीक है? हाँ जी, किनका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का। अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी? कमरे के मान बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी। ये बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती थी, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ये भारी भरकम चीज़ें थी।
आपने देखा भी होगा जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बनाए गए कंप्यूटर थे बहुत बड़े बड़े होते थे, तो वैक्यूम ट्यूब्स का इनके अंदर यूज किया गया था। दूसरी बात, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया, मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया था। तीसरी बात, अगर मैं बात करता हूं, ये साइज में बहुत बड़े होते थे, साइज इनका क्या था, बिग साइज था। चौथी बात, ये आपके बहुत ज़्यादा कॉस्ट होते थे, कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, खर्चीले थे, कॉस्टली लिख लो। तीसरी चौथी बात, ये आपके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग थे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग। अगली बात, प्रोग्राम को लिखने के लिए, प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया, मशीन लैंग्वेज प्लस असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। इतनी सी ही बातें आपको इनके बारे में जानकारी रखनी है, बाकी कोई भी जानकारी नहीं रखनी है। मैंने बताया वैक्यूम ट्यूब्स आपको बता दिया, स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया, साइज इनका बड़ा होता था, कॉस्टली होते थे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग होते थे। ठीक है, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। और प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए प्यारे दोस्तों किसका यूज किया गया था, हाँ जी आपका वेरी गुड शाबाश, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं वैक्यूम ट्यूब्स की, वैक्यूम ट्यूब्स का निर्माण 1904 ईस्वी के अंदर, वैक्यूम ट्यूब्स का निर्माण 1904 ईस्वी के अंदर जॉन एम्ब्रोज के द्वारा किया गया, सर जॉन एम्ब्रोज के द्वारा। वैक्यूम ट्यूब्स का निर्माण 1904 में किया गया था, किसके द्वारा, सर जॉन एम्ब्रोज, सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, पूरा नाम है फ्लेमिंग। ठीक है, सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, 5 बार जब इस नाम को बोलोगे तभी याद होगा। वैक्यूम ट्यूब्स का निर्माण 1904 सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, क्या बोलेंगे, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यहां तक की जानकारी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं मैं आपको लिखवा देता हूं, फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं। देखो भाई, जस्ट एक बार रुको, थोड़ा अच्छे से साफ कर लेता हूं मैं इसको, बोर्ड की हालत भी खराब हो गई भाई। क्योंकि दिन भर क्लासेस चलती है, आपको पता है ना। ठीक है, देखो हम बात करते हैं कुछ टाइप्स, कुछ एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सबसे पहले आपका बनाया गया था ENIAC। क्या, कौन सा बनाया गया था, ENIAC। कब बनाया गया था, 1946, या आप कहोगे जी 1948, दोनों डेट मिलती हैं। ठीक है, 1946 1948 दोनों डेट आपकी रिलेवेंट है, मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। डेट वैसे भी डेट एक्चुअली रिलेवेंट नहीं है। ENIAC कंप्यूटर बनाया गया था, और ENIAC कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा सिर्फ और सिर्फ, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, आई रिपीट अगेन, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब बताओ इसकी क्या हिंदी बताऊं, इसको तो ऐसे याद करना पड़ेगा यार। ठीक है, ENIAC बनाया गया था 1946 या 1948 के अंदर, और ENIAC के अंदर ही जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सर जॉन वो न्यूमैन ने ड्राइव किया था। कौन सा कॉन्सेप्ट, मेमोरी स्टोर्ड कॉन्सेप्ट, मेमोरी स्टोर्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड फर्स्ट कंप्यूटर। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपका पहला कंप्यूटर अगर तुमसे पूछे वो कौन सा था, ENIAC था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ENIAC एक सफल कंप्यूटर था जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड
एक पहला कंप्यूटर, इससे भी पहले एक कंप्यूटर और बनाया गया था जिसका नाम था दी मर्चेंट बेबी। दी मर्चेंट बेबी, ठीक है, कंप्यूटर का नाम है। और दी मर्चेंट कंप्यूटर कंपनी के द्वारा बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा? दी मर्चेंट कंप्यूटर कंपनी, ठीक है, एक कंपनी थी कंप्यूटर बनाने वाली, दी मर्चेंट कंप्यूटर्स, उसके द्वारा ये पहला कंप्यूटर बनाया गया था। कौन सा? दी मर्चेंट बेबी। वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो भी आपका मेमोरी स्टोर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, लेकिन ये आपका सफल नहीं हो पाया था। दैट्स वाई, यही रीजन है कि सबसे पहला मेमोरी स्टोर्ड कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं यार क्या बोलते हैं, बाकी इतना याद रखो आप, मेमोरी स्टोर्ड कॉन्सेप्ट या मेमोरी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। क्या लिखेंगे? प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, मेमोरी स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, मेमोरी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। पहला कंप्यूटर कौन सा था? इनियाक था। याद रख लोगे, ठीक है। ये भी मैंने आपको कहानी बता दी। हो सकता है कभी इनियाक न आए ऑप्शन में और ये आ जाए, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आगे देखो, फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ आपका 1952 में, 1951, 1951 और 1952 की बात है, दोनों आप ड्राइव कर सकते हो, 1951 1952 ऐसे लिख लेना, ठीक है। एडियाक, कौन सा कंप्यूटर बना? एडियाक। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, क्या बोलते हैं इसको? एडीवैक बोलते हैं ना, EDVC, क्या लिखते हैं इसको? हाँ जी, EDVAC, क्या लिखेंगे? EDVAC, एडीवैक, VAC, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर? एडीवैक, कुछ भी बोलो आप, प्रोनाउंसिएशन जो भी है आपकी, EDVAC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल एटोमेटिक कंप्यूटर, वेरिएबल एटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल एटोमेटिक कंप्यूटर। इसी कंटेक्स्ट में एक अपने पास आता है EBVAC, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वेरिएबल एटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसी के साथ चौथा आपका बनाया गया था इसी फर्स्ट जनरेशन में, यूनिवैक। क्या बोलते हैं आप? यूनिवैक, यूनिवर्सल एटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये कुछ 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये याद रख लेना। ये एग्जाम्पल किसके हैं? आपके सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं भाई, ठीक है। इतनी सी बातें आपको फर्स्ट जनरेशन में याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। चले भी आगे हेडिंग डालो सेकंड जनरेशन। कौन सी आ जाएगी आपके पास? सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन आपकी स्टार्ट होती है 1955 से लेकर 1964 या 1956 से 1964, जो भी आपकी मर्जी कर लेना, मैंने बता दिया, रेलिवेंट नहीं है। सेकंड जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। किसका? ट्रांजिस्टर्स का, ट्रांजिस्टर्स,
ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। पहली बात तो अगर आपसे पूछे ट्रांजिस्टर किसने बनाए थे भैया, ट्रांजिस्टर का निर्माण 1947 में सर विलियम जे सोकले के द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा? सर विलियम जे सोकले के द्वारा 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया था। और ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन। पहली बात तो अभी ट्रांजिस्टर थोड़े छोटे हो गए थे भाई, ठीक है, ट्रांजिस्टर आपके क्या हो गए, थोड़े छोटे हो गए थे। इसका मतलब वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में ये कॉस्टली भी कम हो गए, लेस कॉस्ट थी इनकी। पहली बात तो दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कम करते थे। मैं डाउन का निशान लगा दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन थी वो भी आपकी डाउन हो गई थी। समझ रहे बात को? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत कम करते थे और स्थान भी बहुत कम घेरते थे। इसका मतलब साइज इनका स्मॉल हो गया था। हाँ जी सर, स्मॉल इनका साइज हो गया था। अच्छा, वो बाहर ही रखा। हाँ, आपके पास रख लो, ठीक है भाई। इनका स्मॉल क्या हो गया था, साइज हो गया था। आगे बढ़े। दूसरी बात देखो, मेमोरी को स्टोर करने के लिए इनके अंदर भी मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। किसका? मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया जाता था। तीसरी बात, प्रोग्राम्स को लिखने के लिए किसका यूज किया गया था? प्रोग्राम्स को लिखने के लिए आपका यूज किया गया था, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, ये 3 मेन लैंग्वेज हैं जो यूज की गई थी इन द सेकंड जनरेशन। समझ रहे बात को? फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरी बात, कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और एल्गोल मीन्स एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है भाई, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी, पक्की बात है ना, कर लोगे? तो फोर्ट्रान मैंने बता दिया, कोबोल और एल्गोल, ये 3 लैंग्वेज यूज की गई थी। इसका निर्माण कब किया गया था? 1950 में। और कोबोल का निर्माण किया गया था 1959 में। ठीक है, 1950 में और 1959 में फोर्ट्रान और कोबोल का निर्माण किया गया था। और एल्गोल का भी हम कह सकते हैं 1960 के आसपास किया गया था। और एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। फोर्ट्रान के संदर्भ में एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, इट इज़ द फर्स्ट साइंटिफिक लैंग्वेज। तुमसे कभी पूछे पहली साइंटिफिक या वैज्ञानिक भाषा कौन सी थी, तो यही थी फोर्ट्रान। फर्स्ट SCIENT साइंटिफिक लैंग्वेज, ये कौन सी थी भैया? आपकी प्रथम साइंटिफिक लैंग्वेज थी। कोबोल आपकी क्या थी? फर्स्ट बिजनेस या कॉमर्शियल लैंग्वेज, अर्थात व्यापार में यूज की जाने वाली, कॉमर्शियल या बिजनेस में यूज की जाने वाली लैंग्वेज कोबोल थी। फर्स्ट कॉमर्शियल लैंग्वेज, ठीक है, प्रथम कॉमर्शियल लैंग्वेज कौन सी थी? कोबोल थी। एल्गोरिथमिक आपको पता ही है, एल्गोल थी। और साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रान थी। इनका यूज किया गया था इन द सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर है, जैसे IBM 1608। इसी के साथ साथ दूसरा आपसे पूछा जाएगा IBM 1620। यानी कि ध्यान रख लेना, जिस भी कंप्यूटर के आगे IBM लिख के और कुछ नंबर लिखा जाए, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिस भी कंप्यूटर के आगे IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और ये समथिंग जो भी नंबर लिखा जाए, आप ध्यान रख लेना वे सारे कंप्यूटर किस जनरेशन के हैं? वे सारे आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है भाई, ये सारी कहानी समझ में आई? तो ये था आपका सेकंड जनरेशन, मैंने आपको करवा दिया है। और इसमें दूसरी बात, इनपुट डिवाइसेस के रूप में किसका यूज किया गया था? इनपुट डिवाइसेस के रूप में इसके अंदर भी पंच कार्ड का यूज किया गया था। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के रूप में पंच कार्ड का यूज किया गया।
पंच कार्ड्स आर यूज्ड इंस्टेड इनपुट डिवाइसेज। ओके, तो ये सारी की सारी बातें, इतनी ही बातें आपको याद रखनी है इन द सेकंड जनरेशन, और कोई भी बात याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन प्रश्न तो आपका यही से यही बनेगा, ट्रांजिस्टर वाला, ठीक है। दूसरा प्रश्न बन सकता है प्रोग्राम वाला, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई। तीसरा बन सकता है आपका ये स्टोरेज के लिए क्या यूज किया गया था, मैग्नेटिक टेप्स। तीसरा इनपुट डिवाइसेस वाला पंच कार्ड, ठीक है। इनकी बाकी फुल फॉर्म याद रखना, साल कोई नहीं पूछता है, बाकी फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछेगा। और दो प्रश्न यही बनते हैं, कॉमर्शियल लैंग्वेज और फर्स्ट साइंटिफिक लैंग्वेज। जो एग्जाम ओरिएंटेड है गाइज वो मैंने आपको करवाया है, बाकी फालतू की चीजें कुछ भी करवाने का मेरा इरादा नहीं है। समझे भी बात को? चलें आगे। कितना टाइम हो गया? अच्छा चलो, लेक्चर का टाइम हो गया अभी, दूसरे लेक्चर का अपना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन को कंप्लीट करके हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज एनालॉग, हाइब्रिड एंड आपका डिजिटल कंप्यूटर। उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कंप्यूटर इनके अंदर आते हैं, कहाँ का पर यूज किया जाता है, सो दैट एक लेक्चर वो बन जाएगा। 2 लेक्चर के अंदर हम इसको फिनिश कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो आपको क्या करना, भैया आप पढ़ते रहना है, अपने नोट्स बनाते रहो, अच्छे से तैयारी करो, और बताओ लोगों को भी भाई हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है। ओके, तो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद प्यारे दोस्तों।